हेलो मेडिकोस, वेलकम टू द मैंडविट चैनल। माय नेम इज़ अनुज। तो इस वीडियो में हम सिस्टमिक पैथोलॉजी का एक टॉपिक देखेंगे, एथेरोस्क्लेरोसिस। ठीक है, तो एथेरोस्क्लेरोसिस आपका क्या लॉन्ग आंसर क्वेश्चन में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे कवर करेंगे, पहले हम इसका मतलब डेफिनेशन या फिर इंट्रो पार्ट देखेंगे, फिर इसका इटियोलॉजी या फिर कॉज बताएंगे, फिर इसका मेन चीज़ क्या पैथोजेनेसिस और मॉर्फोलॉजिकल फीचर, और एंड में क्या कॉम्प्लिकेशन भी इसके कवर करेंगे। ठीक है, एथेरोस्क्लेरोसिस कवर करने से पहले आपको ये बताना है मुझे क्या कि आपकी जो आर्टरी वॉल है ना, तो हम इसको क्या आर्टरी वॉल का एक सेक्शन ले रहे हैं। ठीक है, तो इस सेक्शन में इसकी लेयर कैसे डिवाइड होती है आपकी, ट्यूनिका इंटीमा, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एक्सटर्ना। ठीक है, और जो ट्यूनिका इंटीमा होती है ना, उसके जो मतलब सबसे इनरमोस्ट लेयर होती है और इसी में क्या होती है, एंडोथीलियम होती है। ठीक है, तो आपकी ये जो डिसीज़ है एथेरोस्क्लेरोसिस वो यहीं पे होगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो चेंजेस होंगे वो हमको देखना है। ठीक है, तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को देखेंगे। तो डेफिनेशन में हम क्या बोलेंगे, ये प्राइमरली अ प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है। ठीक है, प्राइमरली अ प्रोग्रेसिव डिसीज़ होती है किसकी, इंटीमा की, जो मैं आपको बता चुका हूँ क्या होता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा, लार्ज और मीडियम साइज आपकी इलास्टिक और मस्कुलर आर्टरी इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। नॉर्मल सी डेफिनेशन है क्या, इंटीमा में जो डिसीज़ होगी बस उसको बताना है। ठीक है, तो इसके बाद और ये क्या होगा, यहाँ पर क्या देखने को मिलता है कि फोकल लिपिड रिच इंटीमल लीजन देखने को मिलते हैं। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, एथेरोमास बोलते हैं। तो अब इसी को देखना है कि एथेरोमा ये होता कैसे और इसमें क्या क्या चेंजेस होते हैं, मतलब ये बना किस चीज़ का होता है, तो ये सब अपन को कवर करना होता है इस वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले इटियोलॉजी या कॉज की बात करें तो आपको जब एथेरोस्क्लेरोसिस की आप इटियोलॉजी बताओगे या कॉज बताओगे तो आप कैसे बताओगे, एक तो आप बोलोगे कि मॉडिफिएबल कॉज होंगे और एक नॉन मॉडिफिएबल कॉज होंगे। ठीक है, तो मॉडिफिएबल आपके कॉज क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको क्या याद रखना है, हाइपरलिपिडीमिया, हाइपरटेंशन, स्मोकिंग और डायबिटीज़ मेलिटस, ये चार आपको याद रखनी है। ठीक है, क्या ये होते हैं आपके मॉडिफिएबल कॉज होते हैं। और फिर नॉन मॉडिफिएबल में कॉज में क्या बोलेंगे, जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई, फैमिली हिस्ट्री हो गई, एज हो गया और सेक्स हो गया, ये आपके क्या होते हैं, नॉन मॉडिफिएबल कॉज होंगे। ठीक है, तो अब इन कंटेंट को आप थोड़ा मतलब बना चना के लिख सकते हो एग्जाम में। ठीक है, तो जैसे क्या हाइपरलिपिडीमिया है, तो हाइपरलिपिडीमिया में आप क्या बोल सकते हो, ये आपका एक मेजर कॉज है। ठीक है, तो ये अकेला ऐसा कॉज है जो अकेला ही एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकता है। मान लो इन तीनों की इनको ज़रूरत नहीं है, अकेला ही इतना पोटेंट है कि कॉज करा सकता है। और क्या बता सकते हो, आपने जब बायोकेमिस्ट्री पढ़ी होगी तो HDL LDL इनके बारे में जानते हो, गुड कोलेस्ट्रॉल बैड कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, तो ये भी आप बता सकते हो, HDL अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है, उससे एथेरोमा के कम चांसेस होते हैं। ठीक है, ये सब आप बता सकते हो। मतलब आपको थोड़ी कहानी लिखनी होती है तो आप इन कॉजेज़ में 2-3 लाइन लिख सकते हो एक्स्ट्रा। ठीक है, फिर ऐसे ही आ जाओ क्या, हाइपरटेंशन हो गया। ठीक है, तो हाइपरटेंशन में क्या बोल सकते हो, जैसे आपका बीपी बढ़ता है तो बीपी की वजह से आपका क्या एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस बढ़ते हैं। ठीक है, फिर आपका क्या होता है, स्मोकिंग। बहुत से लोग बोलते हैं स्मोकिंग मत करो, स्मोकिंग मत करो, क्यों बोलते हैं, क्योंकि एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस रहते हैं इससे। ठीक है, तो ये स्मोकिंग किस में मतलब सीवियर होगा, जो एक्सटेंसिव सीवियर स्मोकर होते हैं। ठीक है, उनमें ये स्मोकिंग के चांस रहते हैं। ठीक है, और फिर क्या, जो स्मोकिंग करते हैं वो बहुत चालाक होते हैं, वो क्या बोल देते हैं कि हम अगर स्मोकिंग रोक देंगे तो हमारे एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस कम हो जाएंगे। ठीक है, तो ये चलता रहता है। फिर और आते हैं किस पे, डायबिटीज़ मेलिटस पे। तो डायबिटीज़ मेलिटस भी आपका क्या पोटेंट रिस्क फैक्टर है। तो डायबिटीज़ मेलिटस में क्या है, जिन पेशेंट को डायबिटीज़ मेलिटस होता है, मतलब डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं, उनमें एथेरो के चांस ज़्यादा रहते हैं। ठीक है, तो ये आपके क्या हो गए, मॉडिफिएबल हो गए। इनमें आप 2-2 लाइन लिख सकते हो, मतलब आपका कंटेंट बढ़ा सकते हो। ठीक है, आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में अगर लिखना होगा आपको तो ऐसे। फिर आते हैं क्या, नॉन मॉडिफिएबल पे। तो नॉन मॉडिफिएबल में क्या क्या हो गया, आपके जेनेटिक एबनॉर्मलिटी हो गई। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, जैसे आपकी ये जो मॉडिफिएबल कॉज हैं, ठीक है, ये सब क्या होते हैं, पॉलीजेनिक कॉज होते हैं। ठीक है, और क्या बोलोगे कि जो आपका फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया है, मतलब हाइपरलिपिडीमिया जिसको बोल रहे हैं, वो एथेरोस्क्लेरोसिस से ज़्यादा एसोसिएटेड रहता है। ठीक है, फिर आपका पहला ये हो गया, तो आप इसमें 2-3 लाइन लिख सकते हो। ठीक है, फिर दूसरा आपका क्या, फैमिली हिस्ट्री हो गया। तो फैमिली हिस्ट्री में भी क्या, एथेरोस्क्लेरोसिस जनरली फैमिलीज़ में अकर करता है, मतलब जैसे फैमिली टू फैमिली, जिसके किसी के फादर है तो किसी के बेटे के चांस ज़्यादा रहते हैं, किसी के पोता पोती उनको बोल लो, नाता नाती। ठीक है, उनमें भी उनके चांस ज़्यादा रहते हैं। फिर आ जाओ एज पे। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है एथेरो के चांस ज़्यादा होते जाते हैं, और ये क्या, मिडिल एज में ज़्यादा रहता है सीवियर। ठीक है, ठीक है, ये कहानी आप केवल सुन लो, इसके आपके नोट्स में पूरा आपको लॉन्ग आंसर में कैसे लिखना है इसके नोट्स में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, फिर उसके बाद सेक्स है। तो सेक्स में आप एक चीज़ आपको याद रखनी है क्या, जो प्री मीनोपॉसल व्यूमेन होती है उनमें चांस कम होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रहा हूँ, प्री मीनोपॉसल व्यूमेन। ठीक है, इनमें चांस कम रहता है। ठीक है, तो बस आपको ये याद रखना है ऐसे।
ठीक है। ये तो आपके क्या हो गए रिस्क फैक्टर हो गए, मॉडिफिएबल और नॉन मॉडिफिएबल। इनके अलावा क्या होते हैं एडिशनल रिस्क फैक्टर भी हो सकते हैं जो आपको एथेरोस्क्लेरोसिस करा सकते हैं। जैसे क्या क्या, एक आपका इन्फ्लेमेशन हो गया, इन्फ्लेमेशन की मैंने वीडियो बनाई है, ठीक है, उसमें भी आप देख सकते हो। फिर आपको क्या याद रखना है, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ये थोड़ा भी रिसेंटली हुआ है तो इसको आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट कॉज है, ठीक है, हाइपर होमोसिस्टीनीमिया, ठीक है। और क्या हो सकता है, ओबेसिटी हो सकता है, एल्कोहल कंजप्शन होता है, ये सब भी आपको एथेरोस्क्लेरोसिस के चांस को बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ये आपके क्या हो गए, आपने इंट्रो देख लिया और इटियोलॉजी देख ली। अब बात करते हैं किसकी, पैथोजेनेसिस की। तो पैथोजेनेसिस इसकी थोड़ी बड़ी सी है तो इसको समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपकी बुक में ये चार्ट दिया हुआ है, ठीक है, तो इस चार्ट को अगर डायरेक्टली देखोगे तो थोड़ा बहुत समझ में नहीं आता, तो स्टेप बाय स्टेप इसको कवर करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो आपकी पैथोजेनेसिस है एथेरो की, वो बहुत सारी मतलब हाइपोथेसिस दी गई, उनमें से अभी जो मोस्ट फेवरेबल हाइपोथेसिस है वो आपकी क्या है, इंजरी हाइपोथेसिस, रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस। इसका मतलब क्या है, आपकी जो इंजरी होगी उसके लिए जो रिस्पॉन्स जनरेट होगा उसको बोल रहे हैं ये इस रिस्पॉन्स टू इंजरी हाइपोथेसिस, ठीक है। अब इसमें स्टेप्स को कवर करते हैं, फिर ये बाद में अपन इस चार्ट पे आएंगे तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ आपकी क्या है, सबसे पहली चीज़ आपकी क्या है, एंडोथेलियल इंजरी या फिर डिसफंक्शन, ठीक है। तो जितने भी मैंने आपको क्या बताया, मॉडिफिएबल फैक्टर बताया, वो सबसे ज़्यादा मतलब मेजर वो होते हैं कॉज करने वाले, तो मैं उनको ले रहा हूँ, ठीक है। मॉडिफिएबल क्या करेंगे, ये एंडोथेलियल इंजरी कराएंगे, ठीक है, इनने करा दी एंडोथेलियल इंजरी। अभी एंडोथेलियल इंजरी हो गई, अब इसके बाद क्या होगा, इंजरी हो गई, अब इसके बाद क्या क्या होगा, यहाँ पे देखो मैं बता रहा हूँ आपको क्या क्या याद रखना है। यहाँ पे सबसे पहले होगा क्या, ल्यूकोसाइट का एडेशन, पहली चीज़ आपको ये याद रखनी है। दूसरी क्या याद रखनी है, यहाँ पे क्या होगी, वेस्कुलर परमिबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। और क्या होगा यहाँ पे, तीसरी चीज़ प्लेटलेट का एडेशन होगा, ठीक है। और चौथी चीज़ क्या होगी यहाँ पे, एलडीएल, जो एलडीएल होगा ना आपका, वो इंटीमा की साइड मूव करने लग जाएगा, ठीक है। तो आपकी इतनी सारी चीज़ें होंगी क्या, एंडोथेलियल इंजरी के बाद 4 चीज़ें होंगी, ल्यूकोसाइट का एडेशन, वेस्कुलर परमिटिविटी बढ़ना, प्लेटलेट का एडेशन और एलडीएल का मूव करना कहाँ पे, इंटीमा की साइड। तो ये आपका क्या हो गया, पहला स्टेप हो गया, ठीक है। फिर आते हैं अगले स्टेप पे। तो दूसरा स्टेप क्या है आपका, मोनोसाइट का माइग्रेशन होना कहाँ पे, इंटीमा की साइड, ठीक है। किसका माइग्रेशन, याद रखना है आपको स्टेप को जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूँ। तो दूसरा स्टेप क्या है आपका, मोनोसाइट का माइग्रेशन, ठीक है। तो मोनोसाइट में क्या होगा, यहाँ पे जनरली क्या होता है, मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट, ठीक है। ये कहाँ अक्यूमुलेट होती है, इंटीमा में, मतलब ये मैं वेजल वॉल मान लूँ, यहाँ पे ये अक्यूमुलेट हो रही है, ठीक है, अक्यूमुलेट हो रही है और इससे क्या कर रही है, एथेरोमा फॉर्मेशन बना रही है, ठीक है। और आगे समझेंगे एथेरोमा फॉर्मेशन है क्या। तो आप इतना याद रखो कि अभी मोनोसाइट और टी लिम्फोसाइट अक्यूमुलेट होकर क्या कर रही है, एथेरोमा का फॉर्मेशन कर रही है, ठीक है। अब ये जो मोनोसाइट आ रही है इसको मदद कौन कर रहा है, पेनिट्रेशन में, तो आपको याद रखना है यहाँ पे क्या, कीमोकाइंस, ठीक है। ये कीमोकाइंस है जो मोनोसाइट का माइग्रेशन करा रही है, ठीक है, हेल्पफुल करा रही है पेनिट्रेशन में, ठीक है। तो जैसे ये क्या होता है, माइग्रेट करी मोनोसाइट, ठीक है, मोनोसाइट माइग्रेट करके ही कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इसी के एम से एम याद रखो, मोनोसाइट से मैक्रोफेज में, ठीक है। मैंने क्या बोला कि आपके दूसरे स्टेप में क्या होगा, मोनोसाइट माइग्रेट होगी, मोनोसाइट माइग्रेट में कौन हेल्प करता है, कीमोकाइन करता है, और जैसी मोनोसाइट माइग्रेट होती है ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। ये आपका दूसरा स्टेप था। अब तीसरे स्टेप आते हैं, तो तीसरा स्टेप आपका क्या है, लिपिड अक्यूमुलेशन है, ठीक है। तो लिपिड अक्यूमुलेशन में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया एलडीएल आ रहा था, ठीक है, एलडीएल भी पेनिट्रेट कर रहा था इंटीमा को, ठीक है। फिर ये जो एलडीएल होता है ना वो ऑक्सीडाइज हो जाता है, ठीक है। तो ऑक्सीडाइज कैसे हो जाता है, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से हो जाता है, ठीक है। बस आपको ये तीसरे स्टेप में इतना याद रखना कि लिपिड एक्यूमुलेशन होगा, और वो लिपिड एक्यूमुलेशन में क्या होगा, एलडीएल जो होगा ऑक्सीडाइज हो जाएगा किससे, ऑक्सीजन फ्री रेडिकल से, ठीक है। ये आपके 3 स्टेप हो गए। अब चौथे स्टेप्स की बात करते हैं। तो चौथा स्टेप क्या है आपका, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, क्या, फोम सेल, ठीक है। ये मैंने आपको डेफिनेशन में बताया, कैरेक्टराइज बाय फोकल लिपिड रिच रीजन, तो इसमें फोम सेल दिखना है, ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ फोम सेल। तो इसको थोड़ा समझते हैं। तो जैसे आपकी मैक्रोफेज थी, ठीक है, मोनोसाइट मैक्रोफेज में कन्वर्ट हो गई, ठीक है। अब ये मैक्रोफेज क्या करेगी, ये एंगल्फ करती किसको, लाइपोप्रोटीन को, ठीक है, लाइपोप्रोटीन को एंगल्फ करेगी, और क्या करेगा दूसरा काम, ऑक्सीडाइज करेगी एलडीएल को, ठीक है। तो ये जो मैक्रोफेज थी, एक तो ये लिपोप्रोटीन को खा लेगी और दूसरा एलडीएल को ऑक्सीडाइज कर देगी, ठीक है। तो ये मैक्रोफेज, मान लो ये साइटोप्लाज्म ले रहा हूँ मैं मैक्रोफेज का,
तो यहाँ क्या होगा, जैसे मैं आपको येलो से कर दूँ इसको, मतलब ऑरेंज टाइप का, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। तो ये कैसा दिख रहा है, फोमी टाइप का दिख रहा है, ठीक है। इसका साइटोप्लाज्म कैसा हो गया, मैक्रोफेज का फोमी हो गया, ठीक है। और इन्हीं फोमी को क्या बोलते हैं अपन, फोम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो आप समझ में आया, फोम सेल क्या है आपका, मैक्रोफेज जब लिपोप्रोटीन को खा लेती है तो उनका साइटोप्लाज्म फोमी दिखता है, तो इन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, फोम सेल बोलते हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब कुछ फोम सेल हैं, ठीक है। अब कुछ फोम सेल का क्या होगा, अपोप्टोसिस होगा, ठीक है। ऐसे समझ लो कि एबनॉर्मल सेल है, एबनॉर्मल सेल अपनी बॉडी नहीं चाहती तो उनका अपोप्टोसिस कर देगी। अपोप्टोसिस क्या है, प्रोग्राम सेल रहते हैं, मतलब खुद की हम जानते हुए मतलब सेल को ख़त्म कर रहे हैं, ठीक है। अब अपोप्टोसिस हुआ तो अब जो लिपिड था वो रिलीज़ हो जाएगा। तो अब ये लिपिड कहाँ आ गया, बाहर आ गया, ठीक है। अब ये लिपिड बाहर आ गया तो इससे क्या बनेगा, लिपिड रिच सेंटर बनेगा। ये लिपिड मतलब एक्यूमुलेट होगा बहुत सारा, तो इससे क्या होगा, ये क्या करेगा, फॉर्म लिपिड रिच सेंटर, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, लिपिड रिच सेंटर बनाएगा। तो इससे अब क्या बोल देंगे इसको, ये बन गया एक नेक्रोटिक कोर, ठीक है। दूसरा नाम है इसका क्या, नेक्रोटिक कोर, ठीक है। तो ये आपका क्या था, फोर्थ स्टेप था, ठीक है। तो इसमें अगर थोड़ा सा और बात कर लें तो और क्या देखेंगे इसमें, कि आपका जो ऑक्सीडाइज एलडीएल था, ठीक है, मैक्रोफेज ये भी काम कर रही थी। जो ऑक्सीडाइज एलडीएल है, ठीक है, वो क्या करता है, मैक्रोफेज को एक्टिवेट भी कर देता है, ठीक है। मैक्रोफेज को एक्टिवेट करेगा तो जिससे क्या क्या रिलीज होता है बॉडी में, साइटोकाइन, कीमोकाइन और ग्रोथ फैक्टर, ठीक है। ग्रोथ फैक्टर आपका इंपॉर्टेंट है। तो ग्रोथ फैक्टर आगे क्या कराता है मैं बताऊंगा, ठीक है आपको। ग्रोथ फैक्टर कुछ चीज़ें निकालता है जिससे स्मूथ मसल सेल का प्रोलिफरेशन होता है, वो आगे अगले स्टेप में देखते हैं, ठीक है। तो अब ये आपका फोर्थ स्टेप हो गया, ठीक है। अब फिफ्थ स्टेप पे आते हैं, क्या, माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल इनटू द इंटीमा, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, जो ग्रोथ फैक्टर है, ठीक है, ग्रोथ फैक्टर एक तो मतलब और भी जगह से निकलता है, मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक्टिवेटेड मैक्रोफेज से निकलता है, और कहाँ कहाँ से निकलता है ग्रोथ फैक्टर। एक तो आपका एक्टिवेटेड प्लेटलेट से निकलेगा, ठीक है, मैक्रोफेज तो निकाल ही रही हैं, और कौन, एंडोथीलियल सेल खुद, ठीक है। ये क्या करती हैं, अब ये माइग्रेशन कराएंगी किसका, स्मूथ मसल का, ठीक है। तो ये ऐसे समझ लो कि आपकी एंटीमा है, ठीक है, ये एंटीमा समझ लो। तो ये क्या करा रही है, स्मूथ मसल सेल यहाँ से आएंगी और ये माइग्रेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। वो किसके मदद से हो रही है, ग्रोथ फैक्टर की मदद से होती है। और ये ग्रोथ फैक्टर कौन कौन निकालता है, एक्टिवेटेड प्लेटलेट, मैक्रोफेज और एंडोथीलियल सेल, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया। तो यहाँ पे क्या आ गई, स्मूथ मसल सेल अंदर आ गई। अब क्या, स्मूथ मसल सेल आ गई तो स्मूथ मसल सेल का क्या होगा, प्रोलिफरेशन होगा। तो प्रोलिफरेशन में कौन कौन मदद करता है, तो आपको क्या रखना है, एक तो TGF अल्फ़ा और दूसरा क्या, FGF, ठीक है। और जैसे ये स्मूथ मसल सेल का प्रोलिफरेशन होगा तो ये क्या रिलीज़ करेंगी, कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। तो इतना आगे समझे, स्मूथ मसल सेल पहले माइग्रेट हुई, फिर उनका प्रोलिफरेशन हुआ, फिर प्रोलिफरेशन के बाद को क्या क्या निकालेंगे, कोलेजन और प्रोटियोग्लाइकेन, ठीक है। लास्ट स्टेप क्या होगा आपका, लिपिड अक्यूमुलेशन। लिपिड अक्यूमुलेशन में क्या होगा, ये आपकी जैसे ये एंटीमा मान लो, तो ये क्या होती है, जो लिपिड अक्यूमुलेशन होगा वो दोनों साइड होगा, कैसे, इंट्रा सेलुलरली और एक्स्ट्रा सेलुलरली, ठीक है। ये आपका एक्स्ट्रा सेलुलरली बोल दिया मैंने, और ये हो गया इंट्रा सेलुलरली, ठीक है। बस इसको याद रखना आपको, क्या, लिपिड एक्यूमुलेशन एट लास्ट कहाँ होगा, एक्स्ट्रा सेलुलरली होगा और इंट्रा सेलुलरली होगा, ठीक है। अब इस जो चार्ट था उसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या बोला था, ठीक है। सबसे पहले इसने 3 लेयर बता दिए आपको, ठीक है। ये इंटीमा की मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे एंडोथीलियल सेल है, ठीक है। तो फिर यहाँ पे क्या बता रहा है, ये मोनोसाइट आ गई, लाइपोप्रोटीन आ गई, या फोम सेल वगैरह बनेंगे, ठीक है। तो ये फोम सेल बन गए आपके, ठीक है। और ये मैक्रोफेज भी दिखा दी इसने। तो फिर क्या होगा, फोम सेल के बाद इसने क्या बोला, माइग्रेशन ऑफ स्मूथ मसल सेल हो गया, ये सब भी मैंने आपको बता दिया कैसे होगा, ठीक है। फिर ये यहाँ पे फाइनली इसने क्या बना दिया, देखो ये नेक्रोटिक सेंटर बन गया, ठीक है। फोम सेल है, स्मूथ मसल सेल है, लिम्फोसाइट भी है थोड़ी थोड़ी, ठीक है। कोलेजन भी आ गया जो रिलीज़ का आ रहा था, मैक्रोफेज दिख रहा है आपको, जो भी बता चुका हूँ मैं, नेक्रोटिक मटेरियल, मीडिया, ये सब मैंने आपको बता दिया, ठीक है।
तो ये आपको स्टेप्स में आपको ऐसे लिखना है, ठीक है, पूरा स्टेप बता देना है आपको अगर आपका क्वेश्चन आता है, ठीक है। एथेरो, अब इसका क्या बचा आपका, मॉर्फोलॉजी बचा। तो मॉर्फोलॉजी में आपको ग्रॉस में आप क्या बताना है। अब देखो एथेरोस्क्लेरोसिस क्या है, आर्टरी की चीज़ है, तो आपको बस ये बताना है कि जो वेजल इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी, ठीक है। तो क्या बताओगे यहाँ पे, मेजर वेजल्स इन्वॉल्व, ठीक है। तो इसको आपको कैसे याद रखनी है, नीचे से ऊपर याद रखनी है, ठीक है। और मेन, और मतलब नीचे से ऊपर याद रखनी है और मेन भी याद रखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बता रहा हूँ कि लोअर, अपने पेट पे हाथ रखोगे तो क्या मिलेगा आपको, लोअर एब्डोमिनल अओर्टा, ठीक है, ये आपकी पहली होगी। अब उससे थोड़ा ऊपर आएंगे तो क्या मिलेगी, कोरोनरी आर्टरी, हार्ट के पास आ जाओ, ठीक है। हार्ट के पास आ जाएंगे तो क्या मिलेगी, कोरोनरी आर्टरी मिलेगी, ठीक है। फिर आ जाओ किस पे, पॉप्लिटियल आर्टरी, इसमें थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा आपको, ठीक है। यहाँ थोड़ा सीक्वेंस बिगड़ गया है, ठीक है, पॉप्लिटियल आर्टरी। फिर उसके सबसे ऊपर चले जाओ क्या, सर के पास, तो क्या, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और फिर लास्ट सबसे क्या, सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। इसको और कैसे याद कर सकते हैं, जैसे ये नाम है, ठीक है। जैसे लोअर एब्डोमिनल अओर्टा बोला तो आप पेट पे हाथ रख लो, जैसे मैं स्टमक बोल रहा हूँ, ठीक है। कोरोनरी आर्टरी बोला तो हार्ट पे हाथ रख लो। पॉप्लिटियल आर्टरी बोलता है तो नी जॉइंट पे पास हाथ रख लो, पीछे की साइड, ठीक है। इंटरनल कैरोटिड तो यहाँ ब्रेन के पास, मतलब हेड के पास हाथ रख लो, ठीक है। तो ये मैंने भी ऐसे याद किया था, तो आप भी ऐसे याद कर लो, ठीक है। तो जनरली कुछ नहीं इसमें। अब ये जो जितनी भी वेजल इन्वॉल्व हैं, ठीक है, तो इनमें और क्या क्या, जैसे अगर मैं कलर की बात करूँ, ठीक है, तो कलर की बात करूँ तो क्या, वाइट टू येलो, ठीक है, वाइट टू येलो हो जाएगा, नॉर्मल ही है। साइज़ देखोगे तो आर्टरी का क्या हो जाएगा, 0.3 to 1.5 इन डायामीटर, ठीक है, ये भी हो गया नॉर्मल। शेप बात करोगे तो शेप कैसा होगा, इरेगुलर होगा, ठीक है। तो इरेगुलर तो होगा क्योंकि बिगड़ जाएगी शेप, ठीक है, वहाँ पे कुछ डिपोजिशन हो रहा है, अलग अलग सा दिख रहा है, तो नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। फिर आपका क्या, कंपोजिशन देखोगे तो मतलब उसमें है क्या क्या, एथेरोमा में कंपोजिशन की बात करोगे तो क्या क्या होगा, सॉफ्ट येलो कोर ऑफ लिपिड कवर बाय वाइट फाइब्रस कैप। मतलब ये है कि आपको एथेरोमा की, मैं अभी एथेरोमा जो प्लग है वो आपको बताऊंगा कि उसमें क्या क्या, मतलब 3 चीज़ें होती हैं वो आपको देखेंगे बस, ठीक है। तो फिर इसका माइक्रोस्कोपी देखेंगे, मतलब मैंने वो स्लाइड ली, माइक्रोस्कोपी में डाला और उसके बाद मुझे स्लाइड में देखना है तो क्या क्या दिखेगा, तो आपको क्या दिखेगा, सबसे पहले आपको दिखेंगी सेल। तो आपकी सेल कौन कौन सी होंगी, एक तो आपकी स्मूथ मसल सेल हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, मैक्रोफेज दिखेंगे आपको, ठीक है। मेन जो चीज़ है जो आपकी एथेरो करा रही है बस उनको याद रखना, और टी सेल, ठीक है। तो स्मूथ मसल सेल मैंने बताई मेन रोल है, मैक्रोफेज का भी मेन रोल है, और टी सेल का भी मेन रोल है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या देखना है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स देखना है। तो उसमें क्या क्या देखेगा आपको, जो स्मूथ मसल प्रोलिफरेशन चीज़ें निकाल लेंगे, जैसे क्या क्या, कोलेजन हो गया और प्रोटियो ग्लाइकेन हो गया, ठीक है। फिर लिपिड पे आते हैं, तो लिपिड मैंने क्या बताया, इंट्रा भी दिखेगा और एक्स्ट्रा भी दिखेगा, ठीक है। कुछ भी चीज़ याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पैथोजेनेसिस में सब कुछ मिल जाएगा, और आपने पैथोजेनेसिस अच्छे से समझ ली तो सब चीज़ें वहीं ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। फिर है कॉम्प्लिकेशन। तो कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या है कि जो एथेरोस्क्लेरोसिस मतलब एथेरोमा प्लाग है, ठीक है, उसमें क्या मतलब वो किस किस चीज़ में कन्वर्ट हो सकता है, या फिर उसका फेट क्या, मतलब वो आगे होगा क्या। तो इसको याद कैसे करना है, एक सबसे पहले क्या करोगे, बोलोगे रप्चर, सबसे पहले वो टूट ही जाए, ख़त्म हो जाए, ठीक है, रप्चर। फिर क्या हो सकता है उसका, हीमरेज, उसी में क्या ब्लीडिंग होने लग जाए, ठीक है, हीमरेज हो जाए। और क्या क्या हो सकता है उसका, थर्ड बात करेंगे तो थ्रोम्बोसिस हो जाए, ठीक है। फोर्थ क्या हो जाए, एम्बोलिज्म हो जाए, ठीक है। पैथो में आप जब थ्रोम्बोसिस पढ़ोगे तो उसके साथ ऑटोमेटिकली दिमाग में क्या, एम्बोलिज्म शब्द आ ही जाता है, ठीक है। और क्या हो सकता है, इसी में जो ब्लड में आगे पड़ते हैं क्या, एन्यूरिज्म हो सकता है, ठीक है। एन्यूरिज्म क्या होता है, एबनॉर्मल डायलेशन होता है किसी वेसल वॉल का, इसको एन्यूरिज्म बोलते हैं, ठीक है। और सिक्स क्या हो सकता है आपका, कैल्सिफिकेशन भी हो सकता है यहाँ पे। तो ये आपकी 6 क्या हैं, कॉम्प्लिकेशन है एथेरोस्क्लेरोसिस की, ठीक है। अब आपका एक लास्ट बच रहा है क्या, एथेरोमेटस प्लाग, ठीक है, एथेरोमेटस प्लाग। तो इसके में 3 पार्ट होते हैं क्या, एक तो आपका होगा फाइब्रस कैप, ठीक है, एक आपका फाइब्रस कैप होगा, एक आपका नेक्रोटिक कोर होगा, और क्या होगा, शोल्डर होगा, ठीक है। ये 3 चीज़ें होती हैं आपकी एथेरोमेटस प्लाग में, ठीक है। तो इनमें देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो जो आपका कैप है वो स्मूथ मसल सेल से बना होता है। नेक्रोटिक कोर में क्या क्या होगा, लिपिड और फोम सेल होगा,
ठीक है। और आपका जो शोल्डर होगा उसमें क्या बचेगा, आपका मैक्रोफेज बच गया और टी सेल हो गया। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि आपकी मेन चीज़ क्या है, स्मूथ मसल सेल के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, लिपिड के बारे में ज़्यादा बात हो रही है, मैक्रोफेज के बारे में। तो यही बस 3 चीज़ें आपकी क्या है एथेरोस्क्लेरोसिस का पूरी चीज़ बताती है। अब ये इतना वास्ट है कि थोड़ा पढ़ने में अजीब लगता है, पर ये थोड़ा आप समझोगे चीज़ों को तो आसानी से मतलब बहुत ईजी लगेगी आपको, समझ में भी जल्दी आएगी। ठीक है, तो मुझे लगता है कि आपकी इस वीडियो समझ में आ गई होगी। ठीक है, और इसमें जो ये आपका मेन चार्ट है इसको भी मैंने आपको पूरी तरह समझा दिया, आपको 1 बाय 1 स्टेप में मैं पूरा बता चुका हूँ। ठीक है, तो इसके मैं आपको हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड करूँगा, तो आपको इतना ज़्यादा वो मतलब अगर राइटिंग के इशू हो रहा है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि आपको मैं नोट्स भी प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, और कमेंट में आप मुझे बता सकते हो कि इसमें आपको जो भी समझ में नहीं आया वो मुझे आप बाद में कमेंट करके बता देना कि मैं आपको फिर इस चीज़ को मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो आई होप यू लाइक द वीडियो, थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।